हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 12th का, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, अब तक इसके हम 5 भाग कर चुके हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द लेसन कवर हो चुका है। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, 6th पार्ट, और उसमें आज हम करेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पा की लिपि कैसी थी, ट्रैकिंग सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लीगेसी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की विश्व को क्या देन है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हड़प्पा की लिपि। हड़प्पावासी लिखना जानते थे, उन्होंने अपनी लिपि डेवलप की हुई थी। खुदाई में जो हमें विभिन्न वस्तुएं मिली हैं, जैसे मोहरें मिली हैं, तांबे के औजार, आभूषण, और वहाँ की जो कॉपर प्लेट्स हैं, और इसके अलावा जो मिट्टी की प्लेट्स हैं, उन पर हमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। वहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इस कारण से हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन इस लिपि की देखने से हमें कई विशेषताएं पता चलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वहाँ की लिपि की दिखाती हूँ कि मोहरों पर किस तरह की लिपि है। ये देखिए, ये वहाँ की मोहरें हैं जो खुदाई में मिली हैं। हर एक मोहर के ऊपर पशु के चित्र के साथ साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये लिपि इनकी चित्रमयी लिपि है। ठीक है ना, कुछ चित्र बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली है, इसके सेंटर में देखिए, ऐसे लगता है जैसे 2 फिश बनी हुई हैं। ठीक है, तो इन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि है उनकी। इनकी लिपि की और विशेषताएं क्या है कि इनकी लिपि जो है उसमें वर्णों की संख्या 375 से लेकर 400 तक है। इनके ये जो वर्ण हैं, ये जो चित्र हैं, ये किसी न किसी भाव के, किसी न किसी वस्तु के सूचक हैं। हड़प्पा सभ्यता वालों ने जितने भी अपने अभिलेख लिखे हैं, वो छोटे छोटे लिखे हैं। बड़े लंबे लेख लिखने के पक्ष में वो नहीं थे शायद। तो उनका जो सबसे बड़ा लेख हमें मिलता है, उसमें 26 चिन्ह मिलते हैं। 26 जो है वो उसमें चिन्ह है। इनकी लिपि की और क्या विशेषताएं हैं? इनकी लिपि जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। ठीक है ना, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, लेफ़्ट से लिखना शुरू होते हैं और राइट की तरफ आते हैं, तो ऐसे इनकी ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस लिपि को कोई पढ़ पाएंगे, विद्वान समझ पाएंगे, तो इससे हमें हड़प्पा सभ्यता की और अच्छी जानकारी जो है वो मिल पाएगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट में करते हैं सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन। यानी क्या हड़प्पा का समाज जो था उसमें सभी एक जैसे लोग थे? क्या कुछ उनका सामाजिक बंटवारा था, जैसे आजकल तो जाति प्रथा है या वर्ग भेद है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है? क्या हड़प्पा में भी ऐसा था? क्या उसमें आर्थिक भिन्नताएं पाई जाती थी? तो इसका पता हमें कैसे चलता है, विद्वान इसका पता कैसे लगाते हैं? उनके पास तरीके क्या हैं? पहला है शवाधान, बुरियल्स। जो स्केलेटन मिले हैं खुदाई में, उनके साथ जो सामान मिला है, उसके आधार पर जो है विद्वान ये कहते हैं कि इनमें भी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, सोशल सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी। कैसे कि कुछ जो शव हैं, कुछ जो स्केलेटन मिले हैं, उनके साथ साधारण चीज़ें रखी हुई मिली हैं, मिट्टी के बर्तन इत्यादि, लेकिन कुछ के साथ कीमती चीज़ें मिली हैं। तो जो कीमती चीज़ें जिन शवों के साथ मिली हैं, तो या तो समाज में उनका उच्च स्थान था, आर्थिक रूप से वो लोग समृद्ध थे,
और अधिकतर शवों के साथ साधारण चीज़ें, साधारण मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि ये लोग इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थे, साधारण लोग रहे होंगे। तो इससे पता चलता है इनमें सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं पाई जाती थी। दूसरा है जो आर्टिफैक्ट्स, पुरा वस्तुएं जो मिली है। अब देखो इतने स्थानों की खुदाई हुई है, सभी स्थानों की खुदाई में जो सामग्री मिली है, इतिहासकार उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो वस्तुएं जो उनके रोज़ाना यूज़ की थी, जिनको हम कह सकते हैं उपयोगी वस्तुएं, जो लगभग हर घर से मिली है खुदाई में। अब जैसे बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन सभी घरों से मिले हैं। चक्की है अनाज पीसने की, वो सभी घरों से मिली है। तो इनको तो हम उपयोगी वस्तुओं में गिनते हैं। दूसरी वस्तुएं ऐसी हैं जो सभी घरों से नहीं मिली है, खुदाई में किसी किसी घर से मिली हैं, तो उनको हम कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। अगर किसी घर से खुदाई में कुछ आभूषण मिले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फेयोन्स के बर्तन या सोने चांदी के बर्तन अगर मिले हैं, तो उसको हम उपयोगी नहीं, उसको हम विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। तो ये सभी घरों से नहीं मिली है, जहाँ जहाँ से मिली है, कुछ घरों से, बड़े भवनों से मिली है। तो ये किस तरफ इशारा करते हैं कि इनमें जो है आर्थिक भिन्नता थी। इनमें कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग जो है वो मध्यम स्तर के या निम्न वर्ग के लोग भी इनमें थे। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, सामाजिक आर्थिक भिन्नता। अभी अभी जो है मेरे माइंड में आया है कि अगर हमने ये जो हड़प्पा के नगर थे, दो भागों में बटे हुए थे, एक दुर्ग और एक निचला शहर। दोनों में जो है ना भवनों का आकार जो था उसमें भिन्नता पाई जाती है। जो बड़े बड़े भवन पाए गए हैं, नेचुरल है वो आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से उच्च लोगों के रहे होंगे। और जो साधारण भवन मिले हैं लोअर टाउन में, तो वो साधारण लोगों के या आर्थिक रूप से कम समृद्ध, आर्थिक रूप से जो निम्न वर्ग में आते हैं उनके रहे होंगे। तो इस तरह से हम इन बेसिस पर सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता लगा सकते हैं। अब हम आगे करेंगे कि ये जो इतनी अच्छी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, जिसने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में इतनी उन्नति की हुई थी, तो ये सभ्यता ख़त्म कैसे हुई? क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि ये सभ्यता जो है उसका विनाश हो गया? क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो इस कारण से सटीक तौर पर विद्वान नहीं कह सकते कि इसका पतन क्यों हुआ होगा। इसके पतन के जो कारण हैं उसका अनुमान लगाते हैं विद्वान। उनके अनुमान लगाने के अपने अपने बेस हैं, आधार हैं, किन आधारों पर वो ऐसा कहते हैं, लेकिन ये अनुमान ही हैं। हम इनको ये नहीं कह सकते कि पक्का इसी वजह से या इसी कारण से इनका पतन हुआ होगा। ठीक है, तो 1200 ईस्वी के ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी नहीं, 1200 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा से 1200 साल पहले, ईसा सन जहाँ शुरू होता है उससे 1200 साल पहले लगभग इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इसके जो कारण बताते हैं विद्वान या उनका जो अनुमान है, उसमें सबसे पहले है आर्यों के आक्रमण। बहुत सारे विद्वान जैसे व्हीलर है, स्टुअर्ट है या गार्डन चाइल्ड है, वो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। अब वो इसके पीछे रीज़न क्या देते हैं या तर्क क्या देते हैं? वो कहते हैं कि ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलते हैं जिसमें आर्य लोग अपने युद्ध के जो देवता इंद्र है उनसे दुर्गों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और दुर्गों के नाम भी मिलते हैं। एक फेमस दुर्ग जो उसमें मिलता है नाम, वो है हरियूपीय। तो विद्वान कहते हैं वो हरियूपीय हड़प्पा रहा होगा। अब ये हड़प्पा, मोहनजोदारो या इस सभ्यता के जो अन्य नगर थे, हम सब जानते हैं दो भागों में बटे हुए थे। ऊपरी भाग सिटाडेल, जिसे दुर्ग कहा जाता था। तो उन विद्वानों का ये मत है कि ये इन्हीं दुर्गों को नष्ट करने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और विद्वान हैं जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। R.S. शर्मा जी कहते हैं
कि आर्य इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे कि वो हड़प्पा सभ्यता जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, उसको वो पूरी तरह नष्ट कर पाते। वो कहते हैं आर्यों की संख्या कम थी। चलिए दूसरा कारण अब हम करते हैं। दूसरा कारण है फ्लड्स, बाढ़। अब ये जो एरिया था सिंधु नदी का एरिया, इसके अलावा अन्य नदियाँ भी यहाँ थी। तो विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ पर जो है बाढ़ें आती रही और उन बाढ़ों के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। अब ये ज़्यादातर नगर थे तो नदियों के किनारे, और हमने ये भी देखे हैं कि इन्होंने अपने घरों के नीचे धरातल बना के फिर उसके ऊपर भवन निर्माण करते थे। तो ये जो धरातल या चबूतरा बनाया जाता था, ये शायद बाढ़ के पानी से बचने के लिए ही बनाया जाता होगा। तो वो शायद बार बार उसको ऊंचा करते रहे, लेकिन ये व्यवस्था इनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। और ये माना जाता है कि मोहनजोदारो जो है, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये जो नगर है बाढ़ों के कारण ये नष्ट हो गए। ठीक है, बाढ़ के कारण खेती पर भी बुरा असर पड़ा होगा, फसलें नहीं हुई। अगर बार बार बाढ़ें आएंगी तो फसलें नहीं होगी, यातायात पर बुरा असर पड़ेगा, व्यापार नहीं हो पाएगा। इन सब कारणों से ये कहते हैं कि बाढ़ का ये परिणाम निकले और ये सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा जो कारण दिया जाता है वो है भूकंप, अर्थक्वेक। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका जो विनाश भी है वो किसी बड़े रीज़न से हुआ होगा। इस बड़े क्षेत्र में बड़े भूकंप आए जिसके कारण पूरे के पूरे नगर जो है वो नीचे दब गए, अर्थ के अंदर चले गए, और इस कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई। कि भूकंप के कारण हम देखते हैं कि अगर बहुत भयंकर ज़्यादा 7 पॉइंट से ज़्यादा भूकंप आ जाए रिक्टर स्केल पर तो विनाश ज़्यादा होता है। तो कहते हैं कि इसी तरह से जो है ना बहुत तीव्रता वाले यहाँ भूकंप आए जिसके कारण ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके अलावा जो अन्य कारण दिया जाता है उसमें है महामारी। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई महामारी फैल गई हो, प्लेग फैल गया हो, मलेरिया फैल गया हो, जैसे आजकल कोविड-19 फैला हुआ है। ये भी एक पैंडेमिक है, ये तो महामारी नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलने वाली बीमारी है जिसे हम पैंडेमिक कहते हैं। तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ ऐसी महामारी फैल गई हो जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। फिर एक और कारण जो दिया जाता है वो है जलवायु में परिवर्तन। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि हो सकता है इस क्षेत्र की जलवायु में बहुत परिवर्तन आया हो। यहाँ नदियाँ थी और काफ़ी वन भी पाए जाते थे, और ये जो भवन निर्माण थे इन्होंने जो भवन बनाए हुए थे उसमें ज़्यादातर लकड़ी का उपयोग किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने लकड़ी की आवश्यकता के लिए इन जंगलों को काटा, जिसके कारण से ये जो एरिया था वो वन विहीन हो गया और यहाँ की जलवायु में अंतर आ गया। ठीक है, तो वर्षा हो सकता है यहाँ वर्षा ना हुई हो, सूखा पड़ गया हो, ठीक है, और बंजर हो गई हो भूमि, क्योंकि वन नहीं रहेंगे तो वर्षा भी कम होगी, बंजर हो जाएगी, अकाल पड़ने लगे, जिस कारण ये हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये मुख्य कारण ये दिए जाते हैं। हम इन कारणों को देख के ये कह सकते हैं हो सकता है कोई एक कारण ना रहा हो, एक से ज़्यादा कारण भी रहे हों, 2 या 3 कारण। बाढ़ें आई, बाढ़ों के बाद महामारी फैल गई, अक्सर ऐसा होता है, फ्लड्स के बाद महामारियाँ फैल जाती हैं, या हो सकता है आर्यों के आक्रमण भी हुए हों। तो ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा कारणों के कारण जो है इस सभ्यता का अंत हो गया हो। ठीक है, तो जो है वैसे ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि किसी एक कारण से इस सभ्यता का विनाश नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें मानवीय कारण भी थे और प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, कि दोनों ही कारणों से इस सभ्यता का अंत हो गया हो। चलिए, किसी भी तरह से इस सभ्यता का अंत हुआ हो, लेकिन सभ्यता थी तो बहुत महान ही है।
इस सभ्यता की जो इम्पोर्टेंस है कि इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो आज भी विद्यमान हैं हमारी सभ्यता में। इनकी देन क्या क्या रही, तो उस इनकी देन में या इनकी इम्पोर्टेंस पूछी जाए तो तब भी यही आएगा, इनकी देन आएगी, लीगेसी आएगी। और अगर इनकी देन पूछी जाए तब तो आप ये कहें लिखेंगे, योगदान पूछा जाए तब भी यही आपका आएगा। तो इनकी देन में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो इनकी देन जो महत्वपूर्ण है कि इन्होंने एक नगर निर्माण योजना दी। इनके जो नगर थे वो योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए थे। तो ये एक इन्होंने आइडिया दिया कि नगरों को बसाना है तो उनको ऐसे ही नहीं, पूरी प्लानिंग बना के नगर बसाओ, जिसमें सड़कें बिल्कुल सीधी हों, गलियां सीधी हों, ठीक है, और भवन एक लाइन में हों, आगे पीछे ना हो तो, और उसमें जो है कि हवादार हो भवन। तो ये सारी जो प्लानिंग बना के नगर बसाने की जो सिस्टम है वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुआ। दूसरा फिर इनका है निकास व्यवस्था। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों की जो इन्होंने व्यवस्था की थी वो विश्व स्तरीय थी। इतनी प्राचीन सभ्यता में हमें इतनी बढ़िया निकास व्यवस्था किसी भी सभ्यता में नहीं मिलती। ना हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती है ऐसी निकास व्यवस्था, ना मिस्र की और ना चाइना की। तो सबसे अच्छी, इवन जो बाद में रोमन साम्राज्य आया तो उसमें भी निकासी व्यवस्था इतनी सुंदर नहीं मिलती है। तो इनकी जो कि घर की नालियाँ गली की नालियों में गिरती थी और फिर वो बड़ी नालियों में मिलती थी, शहर के बाहर बड़े नाले में जाकर मिलती थी। उनको कवर करके रखा जाता था, बीच बीच में उन पे ऐसा स्टोन होता था जो मूवेबल होता था, जिसको हटाया जा सकता था, और ताकि उन नालियों की सफाई अच्छी तरह से की जा सके। तो इसका मतलब ये लोग जो स्वच्छता का ध्यान रखते थे। ये जो आजकल, हाँ देखो हमारे देश में भी कहते हैं स्वच्छता रखो, रखनी भी चाहिए, गांधी जी ने भी बहुत कहा था। तो इसका आप देखिए ना, कितने हजारों साल पहले हड़प्पा के लोग ऐसे ही थे जो स्वच्छता का ध्यान रखते थे। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी देन है। फिर है कपास की खेती। इस कॉन्टिनेंट में कपास की खेती सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शुरू की थी। इन्होंने ही जो है कपास की खेती करके उससे सूती वस्त्र, धागा, हमें खुदाई में तकली मिली हैं। तकली यानी चरखे पे जो तकली लगाई जाती है जिस पे धागा लपेटा जाता है। तो कपास की खेती इन्होंने ही सबसे पहले शुरू की थी। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न कलाएं विकसित की थी। अब मूर्ति कला उसका उदाहरण है हमारे पास कि खुदाई में बहुत सारी मूर्तियां मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, अन्य मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो और चित्रकला भी इन्होंने, इनके जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे चित्रकारी की हुई है। उसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी हैं, फूल पत्ते अन्य डिज़ाइन भी हैं। इनकी जो मोहरें हैं वो कितना बड़ा क्राफ्ट प्रोडक्शन है। इन्होंने इतनी सारी मोहरें, हर एक मोहर पर किसी न किसी जानवर का, पेड़ का चित्र अंकित है और उस पर कुछ लिखा भी हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी संगीत कला, इन्होंने ढोल, वीणा, वाद्य यंत्र बनाए हुए थे। खुदाई में बहुत सारी सीटियाँ मिली है। तो ये भी इनका एक बड़ा योगदान है कि इन्होंने अनेक कलाओं का जो है वो विकास किया। फिर है बाटों का प्रयोग, वेट करने के लिए जो हम बाट का यूज़ करते हैं 1 kg 2 kg। तो देखिए पूरी सभ्यता में एक जैसे बाट मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी कि इन्होंने पूरी सभ्यता में कोई इनका स्टैंडर्ड सिस्टम था वेट का, कि चाहे तो आप हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदे तो आपको उसी वेट की मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक इनका विश्व स्तरीय योगदान या उपलब्धि हम इसको कह सकते हैं। फिर है धार्मिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान था। धार्मिक क्षेत्र में भी इनका बहुत योगदान था।
आज के धर्म में भी इनकी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। आज भी हम पीपल की पूजा करते हैं, तो पीपल को ये पवित्र वृक्ष मानते होंगे, मोहरों पर उसके चित्र मिले हैं। मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी के बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो धुआं के कारण काली हो गई है, तो शायद धूप बत्ती करते होंगे जिसके कारण उन पर धुआं लिपट गया। इसके अलावा शिव की पूजा हमने की थी कि जो है ना, एक सील मिली है जिस पे शिव को कोई महायोगी बैठा हुआ है और आसपास पशु हैं, तो हम शिव को ही महायोगी कहते हैं, पशुपति भी उनको ही कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, इवन इनके जो अंधविश्वास थे ना, वो भी आज हमें देखने को मिलते हैं। खुदाई में बड़े सारे ताबीज़ वगैरह मिले हैं, तो आज भी लोग टोने टोटकों में विश्वास करते हैं, ताबीज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और जो मेन कंट्रीब्यूशन है रिलीजियस में, कि नदियों में आज भी हम स्नान करते हैं धार्मिक अवसरों पर, स्पेशल ओकेज़न्स पर, तो महान स्नानागार मिला है। तो पानी की कोई इम्पोर्टेंस हम ये कह सकते हैं, या नदियों सरोवरों को इम्पोर्टेंस ये लोग देते थे। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की अनेक उपलब्धियां रही हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रही हैं कि ये लोग जो डिफरेंट, कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसमें जूड़ा बनाया हुआ दिखाया गया है, तो हेयर स्टाइल्स, और पुरुष भी हेयर स्टाइल, जो पुजारी की मूर्ति मिली है उसमें उसकी दाढ़ी दिखाई गई है कि किस ढंग से उसने दाढ़ी रखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग फैशन में हमसे पीछे थे, फैशन में भी ये हमें compete करते हैं। तो ये जो सारा जो है उनकी उपलब्धियां रही हैं, उनका योगदान रहा है, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे जो मेरे और वीडियो आएंगे वो आप तक आराम से पहुँचे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, MC स्टडी पॉइंट, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और हम सब जानते हैं कि ये जो कोविड का टाइम है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को या मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक ये पहुँचें। थैंक यू।